तो मैं आपको बता रहा था कि जहां पर एब्सेंस हो जाए, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई पहले से रिटन एग्रीमेंट कर रखा है, दोनों आपस में सहमत हो चुके हैं एग्रीमेंट को लेकर कि भाई ऐसे ऐसे रिपेयरिंग तेरे को करवानी पड़ेगी, लैंडलॉर्ड कह रहा है कि मैं करवाऊंगा इस रिपेयरिंग को, तब तो फिर उनके हिसाब से चलेगा। अगर की एब्सेंस होगी किसी तरीके की, फिर वहां पर सेक्शन 24 लागू होगा। मान लो उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुई नहीं था उसको लेकर के, तो फिर क्या होगा, फिर सेक्शन 24 वहां पर लागू हो जाएगा। फिर वहां पर ड्यूटी डिसाइड की जाएगी कौन कैसी ड्यूटी निभाएगा अपनी तरफ से। एग्रीमेंट अगर हो रखा होगा तब तो वही मान लेना, क्योंकि पहले से वो पहले निश्चित कर चुके कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने। लेकिन अब एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, इसलिए लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट, उनके बीच में किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं रखा। तो ऐसे कैसे लिखा हुआ है कि एसेंशियल रिपेयर लिखा हुआ है, शब्द यूज करा है यहाँ पर एसेंशियल रिपेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो करवाना, रिपेयर करवाना। In a year involving an expenditure up to the 5% of annual rate can be carried out by the tenant at his own cost। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि 5%, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि भाई टेनेंट अपनी तरफ से ड्यूटी जो निभाएगा, जहां पर एब्सेंस है कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, तो रिपेयरिंग का कॉस्ट जो है वो कौन पे कर रहा है, यहाँ पर टेनेंट पे कर रहा है। लेकिन वो कितना होगा, तो कह रहा है कि जितना साल भर में उसने किराया दिया है, साल भर में मान लो उसने 5,000 रुपए दिए किराए के, तो इसका 5% कितना हुआ, वो किराया। तो वो जो पैसा है उस 5% की रिपेयरिंग कौन करवाएगा, केवल और केवल टेनेंट देगा उसका पैसा। लेकिन अगर मान लो 5% से ज्यादा रिपेयरिंग पे खर्चा लग रहा है तो फिर कौन देगा, 5% से, तो मोर देन 5%। तो फिर ऐसी स्थिति में जो 5% से ज्यादा पैसा लग रहा है, तो फिर उस स्थिति में लैंडलॉर्ड को कहेगा, लैंडलॉर्ड को भेजेगा नोटिस, और क्या कहेगा उससे कि साहब पे करो आप, क्योंकि ये तो 5% से भी ज्यादा लग रहा है, खर्चा को कौन देगा, मैं थोड़ा दूंगा, मैं इसको दूंगा, तो किराया कौन देगा। तो फिर वहां पर लैंडलॉर्ड के लिए ड्यूटी बताइए कि आपको पे करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ, एसेंशियल रिपेयर इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द 5%, एक्सेस मतलब 5% से ज्यादा लग रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ द एनुअल रेंट। एनुअल रेंट का मतलब जो मैंने बताया 5% है, तो 5,000 रुपए एनुअल रेंट। तो फिर क्या होगा कि शेयर बी कैरिड आउट बाय द लैंडलॉर्ड, तो ये ड्यूटी लैंडलॉर्ड की हो जाएगी। शेयर बी मतलब ये खर्चा उठाएगा 5% से ज्यादा होगा, ठीक है, ऑन रिसीविंग नोटिस फ्रॉम द टेनेंट, क्योंकि टेनेंट को नोटिस तो देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को कैसे पता चलेगा इसके बारे में, टेनेंट बताएगा सर ऐसे ऐसे इतना खर्चा हो रहा है, फिर उसको नोटिस भेजेगा सर ऐसे इतना पैसा लग रहा है, बताओ क्या करना है। फिर ये जो होगा सारा सारा भुगतान लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जाएगा। आगे देखिए, provided that where the landlord neglect to undertake essential repair within a period of 15 days from the date of receipt of the notice, टेनेंट के नोटिस भेजा था इसको लैंडलॉर्ड को, अब नोटिस भेजने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में, 15 डेज के अंदर अंदर उस रिपेयरिंग का जो नोटिस भेजा गया है उसको एसेंशियल रिपेयर करवाने के लिए कहा गया इससे कि साहब इतना खर्चा लग रहा है, इसकी रिपेयरिंग करवाओ 15 दिन के अंदर अंदर। इसने नहीं करवाई, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो फिर ऐसे केस में टेनेंट के पास क्या राइट है, टेनेंट जब देखो ड्यूटी किसी की अराइज होती है तो उसके खिलाफ राइट अराइज हो जाता है। आपकी ड्यूटी थी करनी और कंपलसरी थी और मेरे लिए वो फायदा था, तो मैं आपके खिलाफ केस करूंगा ना, साहब इनकी ड्यूटी थी इन्होंने काम नहीं किया, तो टेनेंट भी ऐसा ही काम करेगा। तो यहाँ पर जो ये साहब टेनेंट व्यक्ति है ये जाएगा रेंट अथॉरिटी के पास, किसके पास गया, रेंट अथॉरिटी के पास शिकायत लेगी, साहब ऐसे ऐसे करवाने के लिए कहा कि लैंडलॉर्ड ने पैसा नहीं दिया। तो टेनेंट शैल एट लिबर्टी टू मूव रेंट अथॉरिटी फॉर द परमिशन टू अंडरटेक द रिपेयर्स। फिर परमिशन लेगा कि साहब ऐसे ऐसे रिपेयर करवानी है अलोंग विद द एस्टीमेट ऑफ सच रिपेयर। तो रेंट अथॉरिटी के पास टेनेंट जब गया तो उसको पूरा एस्टीमेट बताएगा कि कितना खर्चा लग रहा है इसमें। Where the permission is granted by the rent authority, अब यहाँ पर भी कंपल्सरी है कि जैसे ही ये जाएगा टेनेंट तो इसको करवाना पड़ेगा ये काम। रेंट अथॉरिटी परमिशन दे देगा कि ऐसा करो तुम करवा लो, पैसा जो होगा मैं दे दूंगा उसे, मतलब मैं दे दूंगा इन द सेंस कि
3,000 रुपए देना, सेट ऑफ कर लेना उसका, और 3,000 ही देना, अगर कुछ कहे तो मेरे पास बोला लेना। आप समझ आ गई ना? तो आपको ये ड्यूटी समझ में आ गई होगी। तो क्या कहना चाह रहा है, एसेंशियल रिपेयर अगर करवानी है तो 5% तक का तो कॉस्ट अगर लग गई उसकी तो उसको पे कौन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5% से ज्यादा लगी होगी तो मोर देन 5% तो फिर लैंडलॉर्ड, ये ड्यूटी है, इसके लिए नोटिस भेजना पड़ेगा। और लेकिन प्रोवाइडर क्या कहता है कि नोटिस जो है जब से भेजा गया है उसके 15 दिन के अंदर उसने नहीं करवाया तो फिर टीएम जो है साहब वो रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा, उससे परमिशन मांगेगा साहब ऐसे, फिर उसको एस्टीमेट बताएगा और फिर खुद करवा लेगा। और अगर वो पैसा नहीं देता है तो फिर लैंडलॉर्ड और टीएम क्या कर सकते हैं, टीएम जब लैंडलॉर्ड को पैसा देगा तो उसमें से सेट ऑफ करवा लेगा पैसे। आगे समझ में? तो ये बात जो है आपका सेक्शन 24 का सब सेक्शन 1 बताता है। लेकिन 2 क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3 और 4 of the section 23 shall apply immediately to the proceeding before the rent authority under this section। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्डर पास किया जा रहा है इसका डिस्पोज भी होना चाहिए, प्रक्रिया चालू होगी, वो कैसे तरीके से चलेगी। तो कह रहा है उसके लिए जो प्रक्रिया चलेगी ना, इसके लिए पिटीशन फाइल करनी है या कोई भी नोटिस भेजना है, वो कैसे चलेगा। तो कह रहा है कि सेक्शन 23 के अंतर्गत क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है और क्लॉज 4 की जो टाइमिंग दे रखी है उसके अनुसार चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन से प्रेजेंट की गई है पिटीशन उस दिन के 60 डेज के अंदर ऐसा मैटर भी डिस्पोज होगा, ऑर्डर भी पास किया जाएगा और नोटिस भी सर्व किया जाएगा। यही तो प्रक्रिया बता रखी थी सेक्शन 23 में। तो सेम वही प्रक्रिया कहां पर इस्तेमाल होगी, सेक्शन 24 के लिए भी इस्तेमाल होगी। इसमें भी संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी और बिल्कुल यही सारा सिस्टम होगा, इसलिए समरी मैनर में होगी इसकी प्रक्रिया। इसलिए लिखा वहां पर कि सेक्शन 23 के क्लॉज 2, 3 और 4 के अकॉर्डिंग होगा सारा काम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सेक्शन 24A इस चैप्टर की। सेक्शन 24A क्या कहता है, ये कह रहा है कि डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 23 और 24। मान लो कुछ ऐसी प्रोसीडिंग है, ये एक्ट जब आया नहीं था, कब नहीं आया था, 2017 से पहले, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट तो 2017 में आया था। तो 2017 से पहले जो पेंडिंग में पड़ी है प्रक्रियाएं वो किसके पास थी, क्योंकि रेंट अथॉरिटी तो थी नहीं उस टाइम पे, तो वो सारी प्रक्रिया किसके पास थी, सारी की सारी रेंट ट्रिब्यूनल के पास थी। रेंट ट्रिब्यूनल के पास थी वो सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग, तो अब रेंट अथॉरिटी के पास थोड़ा बचेगा उनको, क्योंकि वो पहले भी तो कुछ ना कुछ सुलझा चुका होगा ना मैटर को, बातचीत हो चुकी होगी, हियरिंग कर ली होगी पार्टीज की। तो कह रहा है कि ऐसे मैटर जो 2017 से पहले सेक्शन 23 और सेक्शन 24 को लेकर के पेंडिंग में पड़ी है कोई प्रोसीडिंग और किसके सामने पड़ी है, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पड़ी है, तो उन प्रोसीडिंग को रेंट अथॉरिटी नहीं सुलझाएगी, उनको केवल कौन सुलझाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल ही सुलझाएगी। कौन सुलझाएगा, उन मैटर को रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा ही शॉर्ट आउट किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मतलब जो जहां है वो वही कागज वही चल रहा होगा, वही चलेगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखी गई है यहाँ पर कि इसमें कहा है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है जब ऐसी प्रोसीडिंग चलाएगा तब ऐसा समझा जाएगा कि जैसे कि अभी तक 2017 का अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। लिखा है ना कि इफ सेक्शन 23 और 24 वाज नॉट अमेंडेड बाय द सेड एक्ट, इसका मतलब है कि सेक्शन 23 और 4 में अमेंडमेंट हो चुका है ना, वहां पर रेंट ट्रिब्यूनल की जगह रेंट अथॉरिटी का दिया है, तो फिर ये कंट्राडिक्शन हो रहा है ना। तो इसलिए कह दिया कि आपका ऐसा समझा जाएगा कि रेंट ट्रिब्यूनल अपनी तरफ से कुछ प्रोसीडिंग या डिस्पोज ऑफ करेगा मैटर को ऐसे को, तो फिर ऐसे केस में ऐसा समझा जाएगा कि अभी तक उसमें अमेंडमेंट हुई नहीं है किसी तरीके की। तो सेम पावर वो जो रेंट अथॉरिटी को दे दी अमेंडमेंट के जरिए, तो सेम पावर अब किसके पास रहेगी, रेंट ट्रिब्यूनल के पास रहेगी। यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। आपका चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, मिसलेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिसलेनियस। चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मिसलेनियस का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कहीं पर किसी एक्ट के जो मेन प्रोविजन है
उनके अंदर कोई बात छूट जाती है तो उन सब कामों को मिसलिनियस के अंदर जोड़ दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा कुछ अगर कोई बात कह रही है और उसको नहीं कह पाए वो अफसर, तो उसको कहा जोड़ देते हैं, मिसलिनियस के उसमें जोड़ देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्ण। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है आपका 7। ये क्या बता रहा है? कितने से कितने सेक्शंस को कवर कर रहा है? सेक्शन 25 से लेकर के 32 तक के सेक्शंस को कवर कर रहा है। क्या बता रहा है ये मिसलिनियस में? तो इसमें कहा कि सबसे पहले इंस्पेक्शन की बात की जाएगी। किसकी की जाएगी? इंस्पेक्शन। क्या ऐसा इंस्पेक्शन जो है रेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा या लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जाएगा? बताओ। तो सेक्शन लैंडलॉर्ड के द्वारा। बिल्कुल, लैंडलॉर्ड भूस्वामी जो है उसके द्वारा ऐसा इंस्पेक्शन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25। लेकिन जब किया जाएगा तो केवल एक बार ही किया जाएगा, वो भी 3 महीने के अंदर। तो ये जो इंस्पेक्शन का राइट किसके पास है? राइट टू इंस्पेक्ट लैंडलॉर्ड के पास है। उसका अधिकार है कि वो अपने भाई एक बार अपने कम से कम घर को देख के तो आए कि चल क्या रहा है उसके घर में। इससे क्या होगा कि पता तो चले घर में हो क्या रहा है। तो इसलिए वहां पर कह रखा है कि कम से कम 3 महीने में एक बार इंस्पेक्शन करने का राइट जो है वो किसके पास है? लैंडलॉर्ड के पास है। 3 महीने में 3 महीने में 1 टाइम। अच्छा, इसमें सवाल बन के आते हैं, वो दिन में जा सकता है, कितने दिनों में जा सकते हैं? 2 बार आ गया सही। आपका एक क्वेश्चन था बात। तो ये लैंडलॉर्ड कब जाएगा? क्या रात के टाइम पे जाएगा या कब जाएगा? तो वो होना चाहिए रीजनेबल टाइम। तो रीजनेबल टाइम क्या बता रखा है यहाँ पर? डे। सुबह के टाइम पे ही जाएगा, लेकिन उसके लिए नोटिस भी भेजना पड़ेगा इसको पहले। तो ये नोटिस कितने दिन का होगा? तो ये कह रहा है कि नोटिस जो है, ऐसा नोटिस भाई पहले आप किसी के घर में घुसोगे इंस्पेक्शन करने के लिए तो पहले उसको बताओगे सही है मैं आ रहा हूँ आपके घर पे, उसको फोन के जरिए नोटिस किसी भी तरीके से भेज दो, मैसेज भेज दो। तो कह रहा है कि भाई साहब आपको कम से कम ये पीरियड नॉट लेस देन 7 डेज, 7 दिन का एक कम से कम, इससे कम का नोटिस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एटलीस्ट 7 डेज। तो कम से कम 7 दिन का तो क्या क्या होना चाहिए? नोटिस भेजे, इंटीमेशन करे, जिससे उसको पता चल जाए कि साहब ऐसे ऐसे हमारे टीनेंट को पता चल जाए कि लैंडलॉर्ड आने वाले हैं। तो 3 महीने का उसको टाइम दिया जाएगा और 3 महीने में देखा जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर वो एक बार इंस्पेक्शन कर सकता है। ऐसा ये राइट किसका है? लैंडलॉर्ड का है। कब कर सकता है? तो रीजनेबल टाइम क्या होगा? डे के टाइम, मतलब दिन में। ठीक है ना? तो ये सेक्शन 25 है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम सेक्शन 26 की बात करें तो ये क्या बता रहा है आपको? यहां पर कह रखा है मेंबर और स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। और हमने पहले ही आईपीसी के अंदर पढ़ रखा है। आईपीसी का सेक्शन 21 क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है कि पब्लिक सर्वेंट होंगे कौन। तो यहां पर कह रहा है कि जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो एम्प्लॉई है, स्टाफ है उसका, ठीक है, उनके द्वारा, अब ट्रिब्यूनल एक होना होती है, 2 तरह की ट्रिब्यूनल होती है। सेक्शन 2 कहता है ट्रिब्यूनल का मतलब रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अब इनमें काम करने वाले जो लोग हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। क्योंकि इनके द्वारा पब्लिक सर्वेंट इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ना उस चीज का, एक्ट का इंप्लीमेंट करने में काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो ये लोग क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, चाहे वो मेंबर हो। कौन कौन से हो? एक तो रेंट ट्रिब्यूनल आरटी और एआरटी दोनों के। क्या क्या रखा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो उस रेंट ट्रिब्यूनल में बैठता हो जज, वो। दूसरा अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो वो। तो ये दोनों ही पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग आगे क्या कह रखा है? कह रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इनके अंदर बैठने वाले जो जज हैं
जज हमेशा हाई कोर्ट के अधीन ही काम करते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर बैठने वाले जो जज है, एक तो यहाँ पर डीजे कैडर का और दूसरा है सिविल जज, सीनियर सिविल जज। तो इनके ऊपर ये किसके कंट्रोल में काम करेंगे? तो कह रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल होता हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल में ये काम करेंगे। तो पहला हमें पता चला कि पब्लिक सर्वेंट, और हमको पता है कि जो भी जज होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं, सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। तो जज, अब यहाँ पर ये जो जज है वो किसके कंट्रोल में बता दिया मैंने? हाई कोर्ट के कंट्रोल में बता दिया। अब देखो क्या कह रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज जनरल पावर ऑफ द सुपरिंटेंडेंट और कंट्रोल ओवर द रेंट ट्रिब्यूनल under his jurisdiction power of exercising the work or recording the annual confidence report of the presiding officer of the rent। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि भाई साहब सबसे बड़ा कौन सा ट्रिब्यूनल है में? विधायक रेंट ट्रिब्यूनल है ना, ईआरटी, और इससे छोटा कौन सा होगा? रेंट ट्रिब्यूनल, क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो कहां जाती है? ईआरटी में जाती है। तो इसका ज्यादा बड़ा महत्व हो गया क्योंकि ये डीजे कैडर का जज इसमें और ये छोटा है। तो कह रहा है कि कंट्रोल किसके ऊपर किसका होगा? सामान्य सी बात है, रेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर कंट्रोल हमेशा सुपरविजन जो होगा वो एआरटी का होगा। ये क्यों किया गया? जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्योंकि पता तो चले कि ये केसेस को सुलझा भी रहे या नहीं सुलझा रहे। तो इसलिए हमेशा सुपरविजन की बात होती है कि भाई ये केसेस को डिस्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पड़े हैं वहां पे रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो वहां पर ये अथॉरिटी जो होती है, इस तरीके की पावर जो है वो एआरटी को होती है। लेकिन ये दोनों ही किसके अंडर कंट्रोल होते हैं? हाई कोर्ट के अंदर कंट्रोल होते हैं। तो हमेशा जो एआरटी, ये जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट किसको कराएगी? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को, ठीक है। लेकिन कहां की ये आरटी और इनके बीच में अंतर क्या होना चाहिए? इनका जो मेन फंक्शन है वो सेम ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए कि भाई अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के ज्यूरिसडिक्शन में होनी चाहिए रेंट ट्रिब्यूनल। ऐसा नहीं कि दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में वहां से मांग रहे हो, ऐसा नहीं होगा। उसके ज्यूरिसडिक्शन में काम करने वाले रेंट ट्रिब्यूनल से मांगे गए। आगे देखिए क्लॉज 4। इसका क्लॉज 4 क्या कहता है? ये कह रहा है कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल। मिनिस्ट्रियल का मतलब हो गया तो स्टाफ के मेंबर जो उनको मैनेजमेंट का कर रहे हैं, का काम कर रहे हैं, तो उसको मिनिस्ट्रियल बोल रहा है। जैसे कि क्लर्क हो गए और भी जो लोग होते हैं वहां पर, वो लोगों की बात कर रहा है कि मिनिस्ट्रियल काम करने वाले जो लोग, जो एम्प्लॉइज हैं उसके अंदर काम करने वाले, चाहे वो रेंट ट्रिब्यूनल में हो चाहे वो एआरटी में हो, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में। क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल में है तो वो जज कौन सी कैडर का है? अपीलेट वाले में से डीजे कैडर का। हाँ, वहां पर तो है एआरटी के अंदर तो डीजे कैडर का, डीजे कैडर का है ना। तो डीजे जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो होती कम से कम। तो वहां पर जब भी कोई काम करेगा एम्प्लॉय, तो वो डीजे मतलब सेशन कोर्ट की, हाँ जी सर, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट की लेवल का हो गया ना वो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का। तो वो जो अगर एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर काम करता होगा तो वो बड़ी पोस्ट रखता है, तो उसके लिए अलग से रूल्स बना रखे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसे एम्प्लॉय अगर रेंट ट्रिब्यूनल में काम करते हो, और रेंट ट्रिब्यूनल जो है छोटी होती है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होती है ना। जी सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सीनियर, सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, सिविल कोर्ट की बात हो रही है। हाँ, सिविल जज, सीनियर सिविल जज। हाँ, तो वहां कोर्ट ऑफ सिविल, कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, सिविल जज की जो कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सिविल काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर सिविल कोर्ट की जज, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी काम करता है तो इसमें दोनों चीजें आती है। तो यहाँ पर ये कोर्ट की वो देखी जा रही है कि कोर्ट कैसा है। तो कोर्ट क्या, कोर्ट में एम्प्लॉय काम करेंगे वहां पर, भाई छोटा कोर्ट है तो छोटे मतलब उसके लेवल के एम्प्लॉय, और बड़ा कोर्ट है तो बड़े उसके एम्प्लॉय होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बता रखा है कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी गवर्न्ड बाय द राजस्थान सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट रूल। तो अब इनके अंदर जो काम करने वाले हैं, चाहे वो आरटी हो चाहे एआरटी हो,
उनके अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉय होंगे वो किससे कवर होंगे? राजस्थान सबऑर्डिनेट कोड मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट रूल 1986। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इनके एम्प्लॉय जो काम करेंगे वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे? 1986 के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये मतलब एक तरह से कोर्ट के जितने भी कर्मचारी बाकी सामान्य कोर्ट में भी तो यही लागू होता होगा ना सर? जैसे बाकी लिपिक वगैरह होते हैं ना, रीडर वगैरह, बाबू वगैरह कोर्ट में, तो उनपे भी यही लागू होगा ना सर? हाँ, होता तो यही है, सेम ही यही चीज ये, क्योंकि रूल्स उन्हीं के रिगार्डिंग तो बना रखे हैं। लेकिन इन्होंने स्पेशली उसको मेंशन करके बता दिया कि भाई इनके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो किसके दायरे में काम करेंगे। तो क्या रहता है कि ये जो काम करेंगे ना सारे एम्प्लॉय, वो इस एक्ट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और क्या लिखा हुआ है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट। अब ये रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, जैसे कि मान लो उस एक्ट के अंदर, ये जो एक्ट है इसके अंदर लिखा हुआ होगा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए जो रूल्स रेगुलेशन होंगे उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए अलग रूल बना रखे, तो फिर वहां पर वो रूल चलेंगे। और अगर सीनियर सिविल जज की कोर्ट की अगर कोई बात कर रहा है तो उसके लिए अगर एम्प्लॉयज के लिए अलग रूल बना रखे तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए अलग से डिफाइन कर रखा है। देखो पढ़ के देखो इसे, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। मतलब उस अपीलेट ट्रिब्यूनल को कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के समझ रहे हैं, तो उसके जो एम्प्लॉय हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और दूसरा क्या रखा है? रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो फिर उसके एम्प्लॉय जो है, इसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उनके लिए जो और अलग से रूल्स बना रखे उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो 1986 का जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है, देखो इन पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज का कोई काम ही नहीं है। मेन बात तो यहाँ पर जो है वो रेंट अथॉरिटी और आरटी, मतलब इनके अंदर जो जजेस बैठ रहे हैं उनकी बात कह रहा है कि वो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। क्योंकि जब पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं और वो गुड फेथ में काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है ना, उस रिगार्डिंग कह रहा है। अब देखो इसी तरीके से वहां पर क्लास कोड के बारे में बता रखा है। एम्प्लॉय तो क्लर्क के भी होंगे लेवल के, लेकिन अब क्लास कोड जो चपरासी और ये इस तरीके के काम करते हैं ना छोटे मोटे, तो उनके लिए बता रखा है कि वो एम्प्लॉय जो है अगर रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से एक्ट बना रखा है, राजस्थान कोर्ट क्लास सर्विस रूल्स 1999। ये तो मिनिस्ट्रियल काम कर रहे थे। कैसा काम कर रहे थे? मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जो क्लर्क की काम करते हैं, और ये वाला जो है वो फोर्थ क्लास काम कर रहा है। तो दोनों एक्ट का नाम याद रखो। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए, ये आगे बता रहा है आपको सेक्शन 26A के बारे में। सेक्शन 26A जो है ये आपको देख रहे हैं उसको, यहाँ पर एबीसीडी शब्दों का यूज किया गया ना, तो मैंने पहले बताया था कि जो भी एबीसीडी आई है लिखी हुई है उसमें, तो वो क्या है? अमेंडमेंट एक्ट 2017 से आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 26 में तो बता दिया कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, और उसी तरीके से और उसके स्टाफ और मेंबर्स के बारे में बता दिया। लेकिन 26A जो है वो लेटेस्ट जोड़ा है रेंट अथॉरिटी को, तो रेंट अथॉरिटी के बारे में बता रहा है कि ये रेंट अथॉरिटी भी क्या कहलाएगा उस केस में? पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, क्योंकि ये भी तो एक काम ऐसी कर रही है ना। लेकिन ये किस रैंक का होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक का होता है ना, आरएएस अधिकारी। जो ये भी सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग आएगा आईपीसी, आईपीसी सेक्शन 21। जी सर। क्या लिखा हुआ है? नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाइड अगेंस्ट द रेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग इज इन गुड फेथ और डन एंड टू बी इंटेंडेड टू बी डन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पस के लिए अगर ये कोई भी काम करता है तो इसके खिलाफ, और गुड फेथ में कर रहा है, इंटेंशन भी सही है इसकी, तो फिर इसके खिलाफ कोई भी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की जा सकती और ना ही कोई बात किया जाएगा इसके खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात ये है।
अब यहाँ पर लिमिटेशन के बारे में बता रखा है। ये कह रहा है कि अगर मान लो जहां जहां लिमिटेशन बता रखी है, सेक्शन 27 क्या बता रहा है, लिमिटेशन के बारे में बता रहा है। अपने पास अलग से एक एक्ट बना ही रखा, लिमिटेशन एक्ट। तो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत सब्जेक्ट टू द प्रोविजन क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि इस एक्ट में ही लिमिटेशन पीरियड अगर कहीं कहीं बता रखे हैं तो उनको तो ध्यान में रखा ही जाएगा, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, उनको दी जाएगी। जैसे कि आपने पढ़ी थी सेक्शन 12 में, सेक्शन 14, 15, 16 सब में अलग लिमिटेशन पीरियड बता रखे हैं। जैसे कि राइट अथॉरिटी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर थी सेक्शन 23 और 24 में, वहां पर 8 दिन दे रखा था, तो ये लिमिटेशन पीरियड माना जाएगा ना। तो अगर वहां पर दे रखा है तब तो वही माना जाएगा इस एक्ट में बता रखे जहां जहां पे, और नहीं बता रखे तो फिर प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग therefore applied to the petition, application, appeal or other proceeding filed proceeding under the before rent tribunal or appellate tribunal। मतलब तीन ही चीज तो चलती है, कौन कौन सी चीज चलती है, एक तो चलती है पिटीशन, दूसरी चीज चलती है एप्लीकेशन, और तीसरी चीज चलती है क्या, अपील। इन तीनों चीजों के लिए अगर टाइम फिक्स नहीं कर रखा, टाइम पीरियड नहीं बता रखा, लिमिटेशन पीरियड क्या होगा रेंट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, अगर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं बता रखा तो हम कहां पढ़ेंगे उसको, फिर हमें लिमिटेशन एक्ट जो है अपना 1963 का वहां पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है, फिर वो प्रोविजन लागू हो जाएगा उस केस में। तो सिंपल सा है, इसमें भी कोई खास चीज नहीं है। अब देखो सेक्शन 28, सेक्शन 28 काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी शायद मेरे हिसाब से इसी जो अभी जो प्री का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ जी सर, आया था सर। ठीक है, अब ये कोर्ट फीस क्या होती है, तो इसके लिए अलग से हमारे पास राजस्थान का कोर्ट फीस एक्ट है कि नहीं, उसमें बता रखे कि किस तरीके से फीस दी जाएगी, किस तरीके से नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर बता रखा है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, 3 और 4। पहले ही इसने कह दिया कि हमने सबसेक्शन 2, सेक्शन 28 का सबसेक्शन 2 है, 3 है और 4 है, वो सबसेक्शन 1 के अपवाद है। क्या है, अपवाद, मतलब इन जनरल नियम जो है, जो सामान्य नियम है वो तो 1 में बता रखा है, लेकिन अपवाद 2, 3 और 4 को बता दिया था। वो इसलिए बता दिए क्योंकि वहां पर पहले ही स्पेसिफिक कर रखा है कि कितना कितना पैसा दिया जाना है, और जबकि 1 के अंदर कोर्ट फीस, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट तय करेगा उसको कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो यहाँ पर सामान्य नियम के तौर पर बता दिया कि कितना दिया जाए कितना नहीं दिया जाए, लेकिन उनके लिए अलग से प्रावधान तय कर दिया, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर इनको जोड़ दिया गया। देखिए क्या बता रहा है, except as provided in subsection 2, 3, 4, the court fees payable on the petition, application, appeal filed before the tribunal would be the same as would be payable if the suit, application, appeal were filed for the similar relief for the civil court। का मतलब तो यही हुआ कि सिविल कोर्ट में जैसे अपन अपील, पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसी तरीके से अगर आपने रेंट ट्रिब्यूनल में की है तो फिर जो प्रक्रिया उनके लिए लगती है, मतलब जो कोर्ट फीस उनमें लगती थी वही आपके लिए लगेगी। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब ये जनरल नियम हो गया, तो इसका मतलब राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट जो बताता है वही लागू हो गया आपकी, क्योंकि सिविल कोर्ट के लिए तो वही लागू होता है। सामान्य नियम तो ये कहती है इसमें इन जनरल, तो इसका मतलब सबसेक्शन 2, 3 और 4 कुछ और कहते हैं। ये क्या बता रहा है, ऑन द जॉइंट पिटीशन फॉर द लिमिटेशन पीरियड ऑफ सेक्शन 3 and 3 अंडर सेक्शन 8, आपने देखा ही था जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं सेक्शन 8 में, लैंडलॉर्ड करवाता है ना ग्रांट परमिशन फॉर ग्रांट रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए, तो सेक्शन 8 में देखा हमने। फिर ऐसे ही ऑन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑन सच पिटीशन, और आप मान लो उसके खिलाफ अपील ही फाइल करना चाहते हो उस ऑर्डर के खिलाफ, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो कह रहा है कि कोर्ट फीस कैसे निर्धारित की जाए, तो कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास एक एक्ट है राजस्थान कोर्ट फीस सूट एंड वैल्यूएशन एक्ट 1961 का, उसके अकॉर्डिंग शैल बी पेबल ऑन द अमाउंट रेंट पेबल ऑफ द नेक्स्ट ईयर बिफोर द डेट of the presentation of the petition irrespective of the period for which the limitation period tenancy short to be entered। इसका मतलब ये है कि आपने पिछले, अब देखो आने वाला साल क्या है क्या नहीं है उसमें तो हमें
कह रहा है कि ये कोर्ट फीस तय कैसे की जाए, तो वहां पर आपको एक पूरा रेगुलेशन बता रखा है कोर्ट फीस चार्ट का कि किस तरीके से कोर्ट फीस तय की जाएगी, लेकिन उसको तय करने के लिए भी तो कोई नियम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रखा है, अंडरलाइन कीजिए कि रेंट पेएबल फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब जो पिछला साल निकल गया है आपका, उसमें आपने कितना रेंट दिया था। जैसे मान लो सपोज करो कि 2022 चल रहा है और लिमिटेड पीरियड लीनियंसी आपने लागू कर रखी है वहां पर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। तो वहां पर क्या हुआ कि आप जो लिमिटेशन तय करोगे तो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो पिछला महीना पिछला साल निकला है 2021, उसमें आपने टोटल अमाउंट कितना दिया है, रेंट कितना पे किया है। मान लो सपोज करो आपने 10,000 रुपए पे किए थे पिछले महीने, तो अब ये 10,000 रुपए क्या हो गया, उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इसके ऊपर कोर्ट तय करेगी, और वो किस अकॉर्डिंग तय करेगी, कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंग तय करेगी कि कितना आपको पैसा देना है उसे अपील, एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल करने के लिए। आगे समझ में? तो वहां पर फॉर्मूला बता रखा है, मेन रेंट हमें निकालना था, तो कह रहा है बस यहाँ पर मेन चीज है नेक्स्ट ईयर बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। मतलब पहला जो 28 है वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि सिविल न्यायालय के समक्ष जो लागू होती है वही लागू हो जाएगी, और फिर ये बता रहा है 2, 3 और ये एक बार से दोबारा बता दीजिए सर। देखिए यहाँ पर इतना सा कहा है कि जो सबसेक्शन 2, 3 और 4 में जो बातें लिखी हैं वो अपवाद होंगी सबसेक्शन 1 की। तो इसका मतलब सब अपवाद इस जब तो होती है जब कोई अलग चीज बता रखी हो सबसेक्शन 1 में। तो वहां पर सामान्य नियम ये बता रखा है कि आप जैसे सिविल कोर्ट जाते और सिविल कोर्ट में आपने अगर पिटीशन फाइल की होती तो उसमें जो कोर्ट फीस तय की जाती, और वो कोर्ट फीस कौन तय करता है, वहां पर कोर्ट फीस एक्ट तय करता है। तो उसी हिसाब से अगर आपने रेंट ट्रिब्यूनल में अगर कोई पिटीशन, अपील या एप्लीकेशन दी है तो सेम उसी तरीके का प्रोसेस लगेगा जैसा कि सिविल कोर्ट के लिए लगता था। इन जनरल नियम तो ये है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक कर दिया सेक्शन 8 के प्रोविजन को लेकर। अब सेक्शन 2 में क्योंकि जनरल तो वहां पर बता दिया, अब कह रहा है सब सेक्शन 8 में आपने मान लो ज्वाइंट पिटीशन फाइल करी। अब ज्वाइंट पिटीशन फाइल जब कर रहे हो या कोई अपील, पिटीशन, एप्लीकेशन दोगे किसी चीज के लिए, तो कह रहा है कि उसके लिए पैसा कैसे तय किया जाए, कि कोर्ट फीस क्या होनी चाहिए उसके लिए। भाई वैल्यू तो दोगे ना कोर्ट की, आप जब डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने जाओगे तो यहाँ पर कह रखा है कि जो आप जिस दिन से पिटीशन फाइल कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो पिटीशन, उस दिन की डेट से अगले महीने मतलब उसके अगले साल जो आपने पूरा रेंट पे किया है वो क्या है। भाई भविष्य में आने वाला रेंट कैसे तय कर सकते हो, नहीं कर सकते ना वो तो, लेकिन जो पिछला दिया है वो तो तय हो सकता है ना उसके लिए। तो सपोज करो वो कितना दे दिया आपने, 10,000 रुपए रेंट दे दिया पिछले साल आपने, तो फिर जो 10,000 है वो क्या बन गया, वो प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर परसेंटेज फिक्स किए जाते हैं कोर्ट फीस एक्ट के तहत। अरे वैल्यू कैसे देखी जाती है, मान लो 1 लाख, सपोज करो आपकी 1 लाख की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो कोर्ट चाहती है कि हम 20% लेंगे 1 लाख का, तभी डिस्पोज करेंगे। तो 20% कितना हो गया, 20,000 हो गया ना उसके, तो 20,000 कोर्ट फीस हो जाएगी। तो ऐसी 10,000 है तो उसपे 1,000 रुपए लेना चाहिए, तो 1,000 हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है किया जाएगा जो लास्ट ईयर अपन ने किराया दिया उस आधार पर। हाँ, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ irrespective of the period for which the limited period leniency is sure to be entered। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने लिमिटेड पीरियड लीनियंसी कितने के लिए की थी और कब एंटर हुई थी, आप एंटर कब हुए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम तो केवल इतना देखेंगे नेक्स्ट ईयर आपने कितना अमाउंट दिया उसके लिए। आगे समझ में? अब देखो सबसेक्शन 3 क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है ये सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22E और सेक्शन 23 और सेक्शन 24। सेक्शन 22E क्या कहता है, रिवीजन ऑफ एक्ट के बारे में बताता है ना। 24 और 25 जो है वो भी मनी से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर अमेनिटीज की बात हो रही है और वहां पर वो रिपेयरिंग के लिए पैसा मांग रहा है। तो अब इनमें अगर एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, या तो आपकी एप्लीकेशन फाइल करी आपने, और दूसरा ऑन एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर,
ऑन सच एप्लीकेशन और पिटीशन, या आपने पिटीशन फाइल की थी या एप्लीकेशन फाइल की, उसके खिलाफ अपील कर रहे हो, तो उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे केवल आपको कोर्ट फीस के तौर पे? 100 रुपए। यही आया था सर, 100 रुपए वाला हिस्सा यही आया आया था था। ना? तो बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, केवल और केवल किस 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 केस में होता है, सेक्शन 22E और 23 और 24 की केस। ऐसे ही देखो सेक्शन 6 और 7 जो है वो रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में बताते हैं, तो वहां पे भी रेंट डिसाइड हो रहा है, तो उसके लिए जब पिटीशन फाइल करेंगे तो सेक्शन 614 में जाते हैं ना, तो उसके लिए उन्होंने पहले तय कर रखा है क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग कितने रुपए देने पड़ेंगे, केवल और केवल 250 रुपए। आगे समझ में क्लियर पूरा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पर सबसेक्शन 3 में 100 रुपए, यहाँ पर 250 रुपए, लेकिन अगर मान लो सबसेक्शन 2, 3, 4 में नहीं आए तो फिर कोर्ट फीस कैसे तय की जाएगी? सर किराया वो पिछले साल के जो किराया दिया उसके आधार पर। 2 में ही तो आ गया ना वो पिछले साल, तो फिर हाँ। कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंग ही तय की जाएगी। मान लो रिकवरी का मैटर है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, फिर उसका तय कैसे किया जाता है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, पूरी संपत्ति के आधार पर फिर तय कि सिविल कोर्ट की तरह होगा सर फिर। तो सिविल कोर्ट के तौर पे चलेगी। अच्छा सर, जहाँ इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया वहां तो यही होगा, बाकी जगह फिर वो सिविल कोर्ट वाला प्रॉब्लम। अब आगे ना समझ में, जो यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर रखा है, एक्सप्रेस कर रखा है, वो तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और उसके अलावा जहाँ डिफाइन नहीं कर रखा है, इसका मतलब सामान्य नियम है, तो फिर वहां उसके अकॉर्डिंग चलेगा सिविल कोर्ट और उसके अकॉर्डिंग। अब देखो सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29 कह रहा है कि भाई यहाँ पर स्पेशल लॉ बता रखा है, और किसी एक्ट में कोई बात दे रखी है इससे रिलेटेड, तो कौन सी बात प्रभावी होगी? स्पेशल कोर्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, यही कहना चाह रहा है कि एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा कि ये दूसरे के ऊपर लागू हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर भी प्रभावी होगा, इसी बात को कहना चाह रहा है। तो मतलब किसी अन्य लॉ में कोई भी बात दे रखी हो उसका प्रभाव पड़ेगा किस पे? नहीं पड़ेगा किसी तरीके से। अब देखो सेक्शन 20 सेक्शन नंबर 30, ये क्या कह रहा है? पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अब मान लो ये एक्ट जब बना था, जब भी कभी कोई एक्ट बनता है तो उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, तो रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं और उस इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो प्रोविजन बता रखे हैं वो भी लगते हैं, तो इस एक्ट में बता रखे हैं, लेकिन उन प्रोविजन में कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाए, उसको लगाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़े, तो फिर क्या करें उस केस में? भाई इंप्लीमेंट तो करवाना है ना, और करवाने वाला कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके बारे में पता है कि कुछ अगर डिफिकल्टीज अराइज हो जाती है इंप्लीमेंट करवाने में, तो उनको रिमूव कब किया जा सकता है, उसका टाइम पीरियड जो है ना वो ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, और ये हर एक्ट में लिखा होता है जो भी स्पेशल एक्ट बनाया जाता है। भी सर लगभग 3 साल ही दे रखा है सर, ज्यादातर 3 साल होता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, वो महिला वाले 2 जुड़े थे ना, उनमें भी शायद 3 साल ही था, उनमें भी वो नहीं, और जगह में 2 साल भी होता है, कहीं पर ज्यादातर 2 साल भी लिखा होता है, ये एक्ट पे डिपेंड करता है, वो याद रखना पड़ता है, 3 साल ज्यादातर नहीं होता, 2 साल ही होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, if any difficulties arises in giving effect to the provision of this act, इस एक्ट के अंतर्गत इसको प्रभावी करते हुए यदि कोई डिफिकल्टी अराइज होती है तो स्टेट गवर्नमेंट में का मतलब चाहे तो, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर ऐसे केस में बाय ऑर्डर ऑफ पब्लिश करके, मतलब ऑर्डर निकालेगी, इन द ऑफिशियल गजट टू मेक प्रोविजन। भाई प्रोविजन कहां से निकालेगी? ऑफिशियल गजट में निकालते स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका तो अखबार वही है, तो नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, लेकिन इस एक्ट के प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट ना जाकर के, भाई वो तो फिर इसका मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, इसके अलग जाकर के कोई बात बनाए, क्योंकि इनकंसिस्टेंट होगी तो बात समझ में कैसे आएगी? तो कह रहे हैं कंसिस्टेंटली होनी चाहिए वो चीज, तभी आप कोई भी प्रोविजन उससे रिलेटेड बना सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे और एक्सपीडिएंट मतलब जरूरी लगे। नेसेसरी और एक्सपीडिएंट सेम बात होती है। फॉर रिमूविंग द डिफिकल्टी, किसके लिए कर रहे हो आप ऐसा? डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए,
एक्ट के कमेंसमेंट के एक्सपायरी अगर होने लगेगी, और वो एक्सपायरी टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर ही ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। मतलब नो ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट की कमेंसमेंट की तारीख से, उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर, 3 साल के अंदर अंदर ही ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा हो जाए। इसी तरीके से देखो, every order made under this act shall be, as soon as may be after it is made, be laid before the state legislature by its session। यहाँ पर देखो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है रूल्स रेगुलेशन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जब बनाती है तो उसको किसके सामने पेश करना पड़ेगा, उसको सभा में, और फिर वो राज्यपाल के साइन हो जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। तो वहां पर उसको असेंबली में पेश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से वो पेश होके पास को, भाई लॉ जो है स्टेट की वो स्टेट असेंबली तो बनाती है, तो लॉ तो वो जब बनेगा, केवल अभी तो रूल रेगुलेशन बने, ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना, जैसे उस तरीके से कहाँ भी होगा वो, लेकिन लॉ तो वो तय तब किया जाएगा जब वो रूल बन जाए, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास कर दिया जाए। तो ये कह रहा है जब भी वो सेशन में आए तभी उसके सामने पेश कर दिया जाएगा, उसके बारे में बता दिया। अब सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 को देखो, पावर टू मेक रूल्स। अब ऐसे ही जिस तरीके से यहाँ पर रिमूव करने के लिए डिफिकल्टीज को बनाया गया, तो सेम सिमिलर पावर इसमें भी होती है ना 31 के अंदर रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। जैसे मान लो रेंट ट्रिब्यूनल है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है, इनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो उनको देने के लिए पैसा, उसे रूल्स रेगुलेशन तो बनाने पड़ेंगे, या कोई स्टाफ है उसके लिए, या रेंट अथॉरिटी के लिए अलग से कोई प्रोविजन निकाल दिया, तो उनके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे इनके द्वारा, तो उनको कब पास किया जाए, कितने टाइम में रखा जाए कोर्ट के सेशन में, आई मीन स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, उसके बारे में। अगर मान लो सेम यही चीज अगर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट करती तो फिर क्या होता? पार्लियामेंट के सामने रखा जाता, पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ता। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट मे मीट रूल फॉर द कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पस के लिए, इसके उद्देश्य के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाए गए हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस में वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, as soon as possible, जितना संभव हो सके उतनी जल्दी, after they are so made, जब बना दी गई उसके बाद, before the house of state legislature, तो उसको कहां पे रखना पड़ेगा आपको? स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना पड़ेगा, विधानमंडल के सामने, राज्य विधानमंडल के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। लेकिन कब रखोगे? जब वो सेशन में हो, जब उनकी कार्रवाई चल रही हो, उस टाइम में रखोगे ना। और लेकिन कितने दिन के लिए रखोगे ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो क्या कह रहा था, विद इन नॉट लेस देन 14 डेज, कम से कम आपको 14 दिन तक के लिए तो उसको रखना ही पड़ेगा, मतलब उस पर 14 दिन की सुनवाई होगी कि कोई डिफिकल्टी अगर अराइज हो रही है। ठीक है, आगे बता रखा है कि अगर मान लो ये 14 दिन एक सेशन में कंप्लीट नहीं होते तो फिर क्या होगा, फिर अगला सेशन आएगा उसमें रखो, और अगर अगली सेशन में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे तो फिर जो पूरा का पूरा सेशन आए उसके अंदर ये चीज रखो। अब मान लो आपने जो रूल रेगुलेशन बना दिए, लेकिन जब जरूरत थी तब वो इम्प्लीमेंट भी हो सके, लेकिन बाद में जब